बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। अब देखें स्टूडेंट, आपको भी नॉलेज आपके पास मौजूद है कि कोई भी काम जो है वो हमें बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हर काम जो है वो अल्लाह के नाम से ही हमें शुरू करना चाहिए और अल्लाह से पनाह तलब करके जो है वो हमें काम शुरू करना चाहिए। तो अब ये देखें कि ये एक छोटी सी इतनी सी आसान सी बात है कि अगर हमें कोई दुनिया में कोई अगर मुश्किलात आ जाती हैं, कोई आफत आ जाती है अगर ये छींक आती है तो फिर भी कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी देखें हर जो भी हमारा एक्शन है क्या होना चाहिए, यही कोशिश होनी चाहिए कि हर काम से पहले, हर काम के दरमियान में, हर काम के आखिर में अल्लाह ताला का ही नाम लिया जाए। तो अब अल्लाह ताला जो है ये सारी दुनिया जहान का मालिक है। और अब जो अगर हमें कोई आफत आ जाती है, चाहे घर में हो, अल्लाह ना करे, चाहे किसी एक शहर में, मुल्क में हो या पूरी दुनिया में हो, तो वो आफत ख़त्म करने वाला भी तो अल्लाह ताला ही है ना। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। जब मांगना चाहिए, किसी से मांगते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि सपोज़ इंसानियत के तौर पर या एटिकेट्स मैनर्स के हवाले से भी बात करें तो ये होता है कि यार आप उसकी रिस्पेक्ट तो करें ना, उसका तो शुक्र तो अदा करें कि हाँ यार ये इस मसले से तो मेरा हेल्प कर दी कोई दुनियावी तौर पर भी। तो अल्लाह ताला जो है, जो अब पूरी दुनिया में अगर कोई आफत आ जाती है और हर दुनिया का हर कोई जानदार इंसान जो है अगर परेशान हो जाता है, तो इस आफत को भी तो अल्लाह ताला ने ही ख़त्म करना है ना। तो अब जो है हमें अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए। और दुआ करने का भी जो तरीका ज़ाहिर है कि हम पहले खुद दामन फ़ील करें और ये फ़ील करें कि अल्लाह ताला हम तो आजिज़ हैं, अगर कोई ये मसला आ गया है तो तू ही ये मसला ख़त्म करने वाला है, वबा ख़त्म करने वाला है। तो उसका सबसे बेहतर तरीका जो है मुसलमान के हवाले से क्या होता है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, नमाज़ पढ़ी जाए और नमाज के अंदर जो है फिर ये दुआ की जाए। नमाज के अंदर जो मुख्तलिफ़ जो हम बातें करते हैं, दुआएँ करते हैं, जो कलमात हैं, उसमें दुआ भी शामिल है, लेकिन आप दुआ जो है वो भी आपको करनी चाहिए। और कहा जाता है कि इबादत का जो मेन जो स्टेप है वो दुआ ही है, बाकी तो बातें जो हैं आगे काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब जो है हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। कुरान जो है, कुरान पढ़ने के बाद भी तो यही है ना कि वो दुआ करनी चाहिए। तो आप ये दुआ करें, सबसे बेहतर तरीका ही नमाज़ पढ़ना है। तो हम अल्लाह ताला इतनी नेमतों से हमें नवाजता रहता है। और जो है अगर हम ज़ाहिरन कहते हैं कि तकलीफ़ आ गई तो हम अगर उसमें परेशान होते हैं तो अल्लाह ताला सब्र का कहता है। तो ये हम इस पे गौर नहीं करते कि अगर ये कोई परेशानी आ गई है तो अल्लाह के करम से ये इस तरह हो सकता है कि हम तो फ़ौरन ही अगर मुंह से कोई फ़िक्रे बोलते नहीं बोलने चाहिए, तो हमें नहीं पता, लेकिन वो बड़ी आफत जो है, इसे बड़ी आफत आनी थी, अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया और ये एक आफत आ गई। अगर हम बिल्कुल ही, अब हमें तो नहीं पता ना, अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानता है। तो इसलिए जो है ये आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अगर कोई आफत है दुनिया में तो अल्लाह ताला हमें निजात अता करे। अल्लाह ताला की पनाह ही मांगनी चाहिए। अपना टॉपिक जो है सेकंड ईयर ICS का वो टॉपिक अब डिज़ाइनिंग, डेटाबेस डिज़ाइन का टॉपिक चैप्टर 3 का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही है। वो हम डिज़ाइन में लॉजिकल डिज़ाइन हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा। अब फ़िज़िकल डिज़ाइन जो है वो हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास करम करे। स्टूडेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में ये जो लॉजिकल डिज़ाइन था टॉपिक वो हमने कंप्लीट किया था। अब हम उसका अगला डिज़ाइन के अंदर जो लास्ट जो टॉपिक होता है वो हम पढ़ने लगे हैं, वो है फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। ये भी पेज हमारे पास 29 पर है। अब लास्ट लेक्चर में जो हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, उसका आखिरी स्टेप क्या था, नॉर्मलाइज द रिलेशन। और हमने बात की थी कि इस स्टेप की डिटेल जो है वो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, टेक्निकली तो ये है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ बात कि जी नॉर्मलाइज द रिलेशन। अब
डिज़ाइन के अंदर, लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर कोई अगर एरर्स आते हैं तो एरर्स को डिटेक्ट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो वो डिटेल पूरा चैप्टर 4, ये एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको रिमूव कैसे किया जाता है, वो चैप्टर नंबर 4 है। तो टेक्निकली ये भी है कि वो चैप्टर नंबर 4 हमने कर लिया, वो इस टॉपिक की जगह आया ना डिटेल में, नॉर्मल रिजोल्यूशन की जगह डिटेल है चैप्टर 4। अब वो करने के बाद जब हमने वो एरर्स से डिटेक्ट किया, रिमूव कर दिया डिज़ाइन के अंदर से, तो फिर अगला स्टेप हमारे पास ये आता है डिज़ाइन में, आखिरी स्टेप है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब डिज़ाइनिंग हमारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है जो भी डिफरेंट टूल है जो हम डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर डेटाबेस का कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, तो फिर इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब ये लास्ट है लॉजिकल डिज़ाइन के बाद, जो चैप्टर नंबर 4 की डिटेल के बाद जो है फिर अगला हमारे पास ये टॉपिक आता है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। टेक्स्ट बुक के वाले से इसको हम कंटिन्यू कर जाएंगे, लेकिन जब चैप्टर 3 होगा तो वो चैप्टर 4 जो है वो लॉजिकल डिज़ाइन के इस नॉर्मलाइज्ड रिलेशन स्टेप की ही डिटेल है। अब फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन इट इज़ दी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस है, उसकी आखिरी स्टेज होती है ये फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है? इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर दें डिफरेंट रिकॉर्ड्स की शक्ल में एज अ सेट ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंडेक्सेस एंड डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स। उसको आप उसमें इम्प्लीमेंट कर दें, अप्लाई कर दें। डैट विल प्रोवाइड एडिक्वेट परफॉर्मेंस, जिससे आपको परफॉर्मेंस भी मिले, एफिशिएंसी भी मिले, और साथ ही साथ जो है डिफरेंट सिक्योरिटी चेक्स, इंटेग्रिटी जो है वो रूल्स भी अप्लाई कर दें और मुमकिन बनाएं कि प्रॉपर डाटा जो है, वैलिड डाटा वही सिस्टम का पार्ट बने, वैलिड डाटा ही डाटाबेस में स्टोर किया जाए। एंड इंश्योर डाटाबेस इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी भी आप इंश्योर करें, और रिकवरेबिलिटी इन केस अगर कोई करप्शन है, डाटा को लॉस अगर हो जाता है, हमारे पास कोई सेकेंडरी मेथड है जिससे डाटा को हम रिकवर कर सकें। तो ये लास्ट हमारे पास ये स्टेज है, स्टेप है डेटाबेस डिज़ाइन का। ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आप कर सकते हैं कि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन अगर आएगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और साथ ही अगर मेजर ऑब्जेक्टिव और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन आएगा तो फिर भी ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आगे ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि 3 मेजर इनपुट्स टू फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, कि जो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इनपुट्स का मतलब है क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, हमें पहले वो स्टेप करने पड़ेंगे, फिर हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। और वो ये देख लें, ये मेजर इनपुट्स जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के, सबसे पहले वो देखें क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये जो अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में लॉजिकल डिज़ाइन जो बनाया था मॉडल, अब वो होना चाहिए, वो होगा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, तो फिर ये फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन हम कर सकेंगे। तो ये देखेंगे इसका पहला स्टेप भी यही है, लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के को आपने डेवलप करते हुए जो स्ट्रक्चर्स बने थे या नॉर्मलाइज रिलेशन जो आपने बना दिए थे, वो नॉर्मल रिलेशन होंगे तो फिर ये स्टेप आएगा फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का। ठीक है, ये स्टेप होने पहले ज़रूरी हैं। नॉर्मलाइज रिलेशन का मतलब ही यही है कि आपने जो रिलेशन बना दिए हैं उसमें अब एरर्स नहीं है डिज़ाइन टाइम पे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए। ठीक है, उसके बाद है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। ये भी होता है कि देखें यूज़र क्या डिमांड करता है, एफिशिएंसी डिमांड करता है, फास्ट रिस्पांस डिमांड करता है। तो अब कोई भी सिस्टम जब बनता है, सपोज़ को अगर मोबाइल कंपनी की अगर आप बात कर लेते हैं, जब कोई भी मोबाइल कंपनी या कोई भी कंपनी जो बिज़नेस जो अगर स्टार्ट कर रही है, तो वो जब उसने बिज़नेस किया तो स्टार्ट में तो उसकी एफिशिएंसी ठीक ही होती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो ग्रेजुअली ही सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, तो स्टार्ट में तो एफिशिएंसी मिलेगी। वो पता तो उस टाइम चलता है कि जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा होते हैं और लोड आता है तो फिर सिस्टम जो है वो क्या रिस्पॉन्स देता है। तो अब ये हमारे पास फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन से पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, यानी ये देखना है कि जी सिस्टम जो है वो कितने यूज़र्स का लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। अभी यूज़र्स अगर कम है लेकिन फ्यूचर में यूज़र्स बढ़ जाएंगे, तो उसके हवाले से
अब वो डेटाबेस का साइज़ क्या हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, रिस्पॉन्स जो है वो हमें किस, अगर टाइम आप ड्यूरेशन के हवाले से बात करते हैं तो कितने अरसे में डेफिनेटली लाजमी रिस्पॉन्स जो है प्रोवाइड करना है। ये सारी चीज़ें अभी तो स्टार्ट में यूज़र कम है, लेकिन जब यूज़र बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास जो डेटाबेस को हमने कैसे हैंडल करना है, सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं फ्यूचर को भी ज़हन में रख के जो है ये सारी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट जो है वो इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो अब फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन से पहले ये सारी चीज़ें सोची जाती हैं। डैट इज़ साइज़ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ऑफ डेटाबेस, रिस्पॉन्स टाइम, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी डेफिनेटली क्या होगी, नंबर ऑफ़ डिफरेंट ग्रुप्स जब बनाए जाएंगे यूज़र्स के, तो ग्रुप्स के डिफरेंट प्रिविलेजेस राइट्स होंगे। अगर हम कॉलेज इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, एकेडमी की बात करते हैं, तो अब उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स होंगे, फिर टीचर्स होंगे, क्लास इंचार्ज होंगे। तो क्लास इंचार्ज जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन से पहले जो है ये इसको भी डिज़ाइन किया जाता है, सोचा जाता है कि वो जो क्लास इंचार्ज हैं उनको राइट्स किस फार्मूले के तहत मिलेंगे। क्लास के राइट्स जो हैं, एक क्लास के अगर वो इंचार्ज एक ज़्यादा क्लासेस, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना है। फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हैं, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उनको राइट्स देने हैं, ताकि सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रखनी है। बैकअप के इन केस जो है डाटा वर्क के साथ साथ, क्योंकि सॉफ्टवेयर के वाले से तो ये कहा जाता है कि डेफिनेटली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें कहा जाता है कि डाटा जो है वो मेन होता है, कि जो डाटा आप इनपुट कर रहे हैं, तो अगर इन केस अगर सॉफ्टवेयर अल्लाह ना करे कोई करप्ट हो तो सॉफ्टवेयर में भी हम दोबारा उसको री इंस्टॉल कर देंगे। तो अगर हार्डवेयर है तो मे बी हार्डवेयर को परचेज़ कर लिया जाएगा, लेकिन वो डाटा यानी स्टूडेंट के जो मार्क्स वगैरह एंटर किए जा रहे हैं, तो अब वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है किसी सिस्टम में। तो अब वो जो डाटा इंपॉर्टेंट है तो उसकी कोई हम कॉपी भी, क्योंकि डाटा इंपॉर्टेंट है तो उसकी अब मेन कॉपी के अलावा एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी बनाई जाए। तो वो कैसे, वो उसका क्या फार्मूला होगा, क्या बैकअप का, फिर रिकवरी, अगर डाटा का करप्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो फिर कौन से स्टेप्स हैं जिसकी मदद से डाटा को हम रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के तो स्टेप्स होंगे ना डिज़ाइनिंग में हम, तो ये सारी चीज़ें जो है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद क्या होता है कि देखें, जब भी आप कोई अगर सपोज़ हार्डवेयर भी परचेज़ करते हैं, मोबाइल भी परचेज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं उसकी कि क्या वो फ़ीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, और एक होता है आपकी रिक्वायरमेंट कि आप कौन सा मोबाइल जो ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको क्या फ़ीचर आप रिक्वायर कर रहे हैं। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट और मोबाइल का जो फ़ीचर है जब वो मैच करता है तो फिर ही आप वो मोबाइल परचेज़ करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है वो मोबाइल मेरी रिक्वायरमेंट पूरी तो करे ना। तो अब जो है वो अलग बात है कि बाद में देखते हैं कि चल ठीक है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो मैक्सिमम मुझे फ़ीचर मिल जाए, तो इसमें हर्ज क्या है अगर उसी प्राइस में, तो ज़ाहिर उसके बाद फिर हम मैक्सिमम फ़ीचर्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो हम सॉल्व करवा ही रहे होते हैं ना मोबाइल की मदद से। इसी तरीके से जब डिफरेंट कंपनीज़ ने DBMS बनाए हुए हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, और फिर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन से पहले ये भी फिर सोचा जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा DBMS जो है इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हमारी जो डिज़ाइन जो है, जो लॉजिकल डिज़ाइन, और उसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेटर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कोई ऐसी फ़ीचर ऐसा नहीं होगा जो हम उसको इम्प्लीमेंट उसमें ना करवा सकें। तो फिर जो DBMS है उसके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको पिक किया जाता है, जज किया जाता है, और फिर ये सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा DBMS यूज़ किया जाएगा। और फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी डेफिनेटली इसके भी करैक्टरिस्टिक्स हैं तो वो भी जज किया जाता है। उसके बाद ये सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट, आपको पता है कि एक से ज़्यादा DBMS अवेलेबल हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, लेकिन जब सॉफ्टवेयर हाउस की आप बात करते हैं और ऐसा एनवायरनमेंट जो हमारे पास एक से ज़्यादा सिटीज़ जो है उस पर फैला हुआ है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ पे फैला हुआ है, तो ज़ाहिर है उसमें डिफरेंट, क्योंकि अगर लैंग्वेजेस ह्यूमन लैंग्वेजेस चेंज होती हैं तो डेफिनेटली फिर वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो भी चेंज होता है। तो उसके हवाले से ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन से पहले ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जी 3 मेजर इनपुट्स टू फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए
क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि ये होगी, तो फिर आप फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक पहले फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन किसे कहते हैं और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, जिस तरीके से हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के कंपोनेंट्स का टॉपिक पढ़ा था, इसी तरीके से अब हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके जो फेजेज़ हैं, जो स्टेजेस हैं, वो अब हम पढ़ने लगे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, अब इस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से टेक्निकल बात थोड़ी सी सुन लें कि अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है, अगर कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन आता है तो ये अब यहाँ से कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, यहाँ से टॉपिक ये शुरू होगा और आप जो है ये इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा होगा, ठीक हो गया। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन ये कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन यहाँ से शुरू हुआ और पेज 31 पर फिर ये इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होगा, ठीक हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ गया माइंड में। अब इसी लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके अंदर एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वो सेपरेटली वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और हेडिंग वाइज ये भी वैसे टेक्निकल है, और वो है ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। ये मैं आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इसमें हो सकते हैं वो बता रहा हूँ, डेफिनेटली आगे तो हमने ये पढ़ना ही है। और वो है हमारे पास ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। जब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो क्या इसका फॉर्मूला स्ट्रेटजी हो सकती है, और जो बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ हैं कौन कौन सी, मेथड्स हैं कौन से कि जिसकी मदद से डाटा को फैलाया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। ये हमारे पास 4 हेडिंग है, सेंट्रलाइज, पार्टीशन, रेप्लिकेटेड और हाइब्रिड। तो ये भी सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी और डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़। तो ये अगर आप करेंगे तो ये हमारे पास ये इतना पोर्शन जो है ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अंदर फिर हर हेडिंग्स जो हैं ये इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इनको पूछा जा सकता है। तो ये ज़रा ज़हन में रख लें कि ये टॉपिक जो अब हम देखने लगे हैं इस लेक्चर में वो क्या है। एक तो है कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, ये यहाँ से शुरू होगा और अगले पेज पर 31 पर ये इम्प्लीमेंटेशन से पहले ख़त्म होगा। उसके बाद इसी में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन और भी हो सकता है कि डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़। ये 4 हेडिंग्स हैं, ये आप डिटेल में करेंगे तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा इसको ज़हन में रखें। ये टॉपिक जो हम देखने लगे हैं उसके अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन सेपरेट मौजूद हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो पहला कंपोनेंट, जो टास्क जो है, जो उसको हम कंप्लीट करेंगे, स्टेज जो है वो हम देखेंगे, वो क्या है, डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। देखें अब हम जा रहे हैं कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहे हैं और डिज़ाइन ही भी हम कर रहे हैं। और डिज़ाइन जो है अब हम ज़रा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं कि कैसे इसको कंप्यूटर पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके ये जो डिज़ाइनिंग हमने की इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो हम अब इम्प्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा जो पहला टास्क जो इसमें परफॉर्म किया जाएगा, जो स्टेज जो है वो क्या है, डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। इसमें क्या होगा, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का पहला कंपोनेंट टू एस्टिमेट द साइज़ और वॉल्यूम, कि डेटाबेस का जो साइज़ क्या हो सकता है अभी है, फ्यूचर में जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो फिर डेटाबेस का वॉल्यूम साइज़ क्या हो सकता है, एंड द यूजेज पैटर्न्स ऑफ द डेटाबेस, और डेटाबेस को किधर किधर से कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, क्या राइट्स होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले स्टेप में जो है स्टेज में इसको डिज़ाइन हम करेंगे। एस्टिमेट्स ऑफ डेटाबेस साइज़ आर यूज्ड टू सेलेक्ट फिज़िकल स्टोरेज डिवाइसेस। जब डेटाबेस का साइज़ क्या हो सकता है, इसका एस्टिमेट करने का फ़ायदा क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि वो जो फिज़िकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिस पे फ़िज़िकली डाटा को स्टोर किया जाएगा, परमानेंट डिवाइसेस हैं, अब वो हमने कौन से यूज़ करने हैं और कितने यूज़ करने हैं। डेफिनेटली जब डेटाबेस का साइज़ हम एस्टिमेट करेंगे तो उससे मैं अगर सपोज़ हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हार्ड डिस्क का साइज़ कितना होगा, और एक हार्ड डिस्क रिक्वायर है, एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क रिक्वायर है। कोई हार्ड डिस्क जो है डाटा को बैकअप के तौर पर स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से पहले हमें पता है होना चाहिए कि डेटाबेस का साइज़
जो है वो क्या हो सकता है अभी और फ्यूचर में, ठीक है। एंड एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, और जब हम डेटाबेस का साइज़ जो है वो अगर एस्टिमेट करेंगे तो अब जो भी हम हार्डवेयर अगर यूज़ करेंगे तो कॉस्ट भी तो है ना उसकी, परचेजिंग हम जब परचेज़ करेंगे तो फिर इससे ये भी हो जाएगा कि वो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़रा ख़र्चे का भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा, इसका भी हमें फ़ायदा होगा। एस्टिमेट दी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कि डाटा को स्टोर करने की कॉस्ट क्या बनेगी। फिर एस्टिमेट्स ऑफ यूजेज पाथ्स, अब देखें क्योंकि नेटवर्क एनवायरनमेंट है ना, तो अब जब नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर जब डिफरेंट कंपोनेंट जो आपने फर्स्ट में भी पढ़े थे, तो जब नेटवर्क बनाने के लिए जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, तो वो जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमें परचेज़ करना है तो ये भी तो हमारे कॉस्ट फैक्टर के अंदर ही शामिल है। एस्टिमेट्स ऑफ यूजेज पाथ्स और पैटर्न्स आर यूज, ठीक है। अब ये हम ज़ाहिर है कि कहाँ कहाँ से डाटा को एक्सेस किया जाएगा, क्या क्या तरीके होंगे। आर यूज टू सेलेक्ट द फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने चैप्टर 1 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की टाइप्स पढ़ी थी, वो सीक्वेंशियल फाइल, इंडेक्स सीक्वेंशियल, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, और डायरेक्ट और रैंडम। तो हम जब हमें पता चल जाएगा कि डाटा जो है वो डाटाबेस का साइज़ क्या होगा, कहाँ कहाँ से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर हम इसकी बुनियाद पर हम ये भी सिलेक्ट कर सकेंगे कि फ़ाइल को ऑर्गेनाइज़ करने का फिर मेथड जो है सॉफ्टवेयर वाइज वो भी क्या होगा, ताकि एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो सके, डाटा जो है वो यूज़र को रिस्पॉन्स फास्ट रहे। एंड एक्सेस मेथड्स, एक्सेस करने के मेथड्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की टाइप क्या होगी। टू प्लान फॉर द यूज़ ऑफ इंडेक्सेस, वो इंडेक्स जो है, इंडेक्स क्या होता है ताकि डाटा को स्पीडीली एक्सेस किया जा सके, तो फिर हम ये प्लान बना सकेंगे कि इंडेक्सेस जो है इसका टॉपिक जो है वो बेटर तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। एंड टू प्लान ए स्ट्रेटजी को मेथड फॉर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, अब फिर डेफिनेटली हम ये प्लान जो है वो बना सकते हैं कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, और जिसमें एफिशिएंसी जो है वो हमारी जो है वो अफेक्ट ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पहला जो हमारे पास स्टेज है जो उसके अंदर फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ें। अब ये देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अभी जो है वो हमने कोई टूल जो है उसमें डेटाबेस को बनाना शुरू नहीं कर दिया, बल्कि अभी हम डिज़ाइनिंग जो है वो उसको परफेक्ट से परफेक्ट करते जा रहे हैं। हर चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करने से पहले इसको सोचा ही जाता है, ठीक है। तो यहीं से फिर वो एनालिसिस जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर में डिफरेंट फेजेस पढ़े थे, और जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, तो सारी चीज़ें अब सॉफ्टवेयर तो हमने बना ली, लेकिन डेफिनेटली आगे जो है ये सारी चीज़ें आप अगर इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे कि कैसे उसको यूज़ किया जाएगा, कहाँ कहाँ से उसको एक्सेस करना है, तो इससे अगर आप सॉफ्टवेयर तो बना दिया लेकिन सॉफ्टवेयर जो है फिर वो एफिशिएंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो ये सारी चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं। फिर आगे हमारे पास जो है अगला जो हमारे पास इसकी जो स्टेज है वो है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब वही बात जो है हम नेटवर्क की बार बार करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अब सिर्फ नेटवर्क ही नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स का कंसेप्ट अब इस्तेमाल करती हैं, और कंप्यूटिंग जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ही है। नेटवर्क जो हैं वो भी डेफिनेट, नेटवर्क का मतलब ही है कि वो कंप्यूटर्स जो सेटअप्स हैं वो एक से ज़्यादा जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं, और साथ कंप्यूटिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये आप बैचलर में और आगे बैचलर से आगे जब एमफिल पीएचडी जाते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप जो है ये स्टडी भी करेंगे। अब डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क का एनवायरनमेंट जो है यूज़ किया जाता है। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें सेटअप उनका बड़ा है, सिस्टम बड़ा है, मेजर प्रॉब्लम ये होता है इन फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में ये डिसाइड करना कि फ़िज़िकली डाटा जो है उसको कहाँ स्टोर किया जाएगा, डाटा कहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा। ये मेन प्रॉब्लम होता है। ये कहने को तो बड़ा सा छोटी सी बात है, लेकिन ये मेन बात है कि डाटा जो है फ़िज़िकली वो स्टोर कहाँ पर उसको किया जाएगा। तो ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है कि सपोज़ अगर आप सर्वर्स की बात करते हैं कि सर्वर्स कहाँ होंगे, वो सर्वर एक होगा, एक ज़्यादा सर्वर होगा, और सर्वर पे कितने यूज़र्स का लोड होगा, अब डिफरेंट, ये आगे हम पढ़ेंगे ना डिटेल में, ये अगले लेक्चर में ही हम इसको देखेंगे कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो अब जो है सिर्फ ये तो बात की बात है ना कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लेकिन डाटा तो हमने जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो डाटा तो उसमें हमने इनपुट करना है ना।
अब डाटा जो इनपुट करेंगे तो कौन सी जगह पे डाटा को स्टोर किया जा रहा होगा, एक्सेस जब उसको दी जाएगी तो एक जगह से एक्सेस कर देनी है, एक ज़्यादा जगहों पे देनी है, तो अब रिस्पॉन्स जो है वो इफेक्ट ना हो तो फिर कहाँ पर होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी मेथड के अंदर ये सारी चीज़ें सोची जाती हैं। इसको हम जो है लेक्चर में ही देखेंगे, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब ये टॉपिक जो हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के अंदर आगे हुए हैं, तो ये एक इस टॉपिक के अंदर अब दो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, और साथ ही अब ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही लॉन्ग क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी देख लें कि हमने कोई टूल स्टार्ट नहीं किया, जो बोर्ड के वाले से हमें टूल जो है बताया गया, लेकिन अभी हम डिज़ाइनिंग ही करते जा रहे हैं। सारी चीज़ें डेफिनेटली सॉफ्टवेयर हाउस में जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, ये सारी चीज़ें पहले डिज़ाइन की जाती हैं, सोची जाती हैं, फिर ही जाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही फिर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, जो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का ही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या किन जो भी स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे तो उसको कौन सी बातों को ज़हन में रख के आप ये मेथड, ये फार्मूला, स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये टॉपिक जो है, ये डिज़ाइनिंग जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डेफिनेटली इसके बगैर जो सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं बनाया जाता। तो अब ये नहीं कि जिस तरह अब आप कहते हैं कि जी कंप्यूटर ऑन करें उसमें कोडिंग करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। पहले वो सारी जो फेजेस हमने पढ़े थे, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, ये करने के बाद जो है फिर ही आप जो इसको डेवलप करना शुरू करते हैं। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम।